नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं घनश्याम आप सभी का आर एस जंक्शन पर दिनांक 4 जून 2021 की खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले स्वामी विवेकानंद जी के महत्वपूर्ण कथनों पर हम जैसा चर्चा कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो कोट है, शक्ति ही जीवन है, दूसरी ओर दुर्बलता ही मृत्यु है। अर्थात व्यक्ति अगर साहसी है, व्यक्ति के मन में अगर विभिन्न कठिन परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता हो चाहे न हो, लेकिन अगर उनके मन में विश्वास है तो वही जीवन है। जीवित वही रह सकता है जो सामना करने की शक्ति रखता है। दूसरी ओर दुर्बलता ही मृत्यु है। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार की दुर्बलता छिपी हुई है, कहीं पर भी नकारात्मक भाव आपके मन में है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, वही मृत्यु है। विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। यदि आप अपने आप को बहुत कम चीजों तक समेटने का प्रयास करेंगे, वो मृत्यु के समान है। लेकिन आप चुनौतियों को एक के बाद एक अगर सामना करते जाएंगे, अपने आप को लोगों तक विस्तारित करेंगे, वही जीवन है। और अंत में प्रेम ही जीवन है, घृणा ही मृत्यु है। लोगों से, प्रत्येक प्राणी से जो इस धरती पर है, उससे प्रेम करें, यही जीवन है। अगर किसी से भी आप घृणा करते हैं तो मनुष्य की मृत्यु उसी समय हो जाती है, क्योंकि फिर जो बचता है वो है एक पशु या एक जानवर। तो विवेकशील प्राणी बने, प्रेम को अपनाएं, साहसी बने और अपने आप को विस्तारित करें, लोगों की ओर मदद करें, लोगों के साथ आगे बढ़ें। यही जो है जीवन की परिभाषा है स्वामी विवेकानंद के अनुसार। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। उससे पहले आर एस जंक्शन पर गुलदस्ता का अप्रैल माह का अंक अवेलेबल है, जिसका लाभ आप हमारी एप्लीकेशन से उठा सकते हैं। तो आज का प्रश्न जिस पर हम नजर डाल लेते हैं, हाल ही में होम मिनिस्ट्री अर्थात जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसके द्वारा राजस्थान के कुछ जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया गया है और ये हैं कुल 12 जिले। तो दोस्तों, राज्य के 21 जिले पूर्व में ही नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किए जा चुके थे और अब 12 जिलों की घोषणा के साथ ही पूरे के पूरे जो 33 जिले हैं वे नागरिक सुरक्षा जिले हो गए हैं और राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां के सभी जिलों को जो है नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में घोषित किया गया है। आइए जानते हैं इसका तात्पर्य क्या है। दरअसल इस घोषणा से जो है राज्य में जितने भी जिले हैं उनमें हवाई हमला चेतावनी सिस्टम्स जो हैं वे लगाए जाएंगे और इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। क्योंकि राजस्थान एक सीमावर्ती राज्य है और एक खतरा हमेशा से बना रहता है समतल क्षेत्र होने की वजह से कि इस क्षेत्र से किसी तरह की कोई आपात स्थिति ना उत्पन्न हो जाए। उसी चीज को देखते हुए राजस्थान के सभी जिलों को जो है अब नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में घोषित कर दिया और इसीलिए यहां पर हवाई हमलों की चेतावनी सिस्टम जो है वो लगाए जाएंगे ताकि बाहर से आने वाले किसी भी हवाई हमले को जो है उसकी सूचना लोगों को दी जा सके और उसे निरस्त करने का काम भी किया जा सके। इसके अलावा ऐसी कोई भी आपदा होने पर जो है इस सिस्टम का प्रयोग करते हुए, चेतावनी सिस्टम का प्रयोग करते हुए लोगों को त्वरित सूचना मिल पाएगी और जो हमारा रिएक्शन टाइम होगा उसमें कम होगा, जो कमी आएगी। तो राज्य में आपदा प्रबंधन जो सिस्टम है उसमें मजबूती आएगी और बाढ़, महामारी, कानून व्यवस्था और बाकी जो अन्य आपदाएं हैं उनके भी प्रबंधन में ये सहायक होगा। तो नागरिक सुरक्षा जिला इसीलिए बोल रहे हैं कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनको सरकार की कोई भी जो त्वरित प्रक्रिया है उसके बारे में जानकारी देने के लिए ही यह सिस्टम लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूरे देश भर में लोगों के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए और इसके माध्यम से रोजगार पैदा करने के लिए हमारे युवाओं को नौकरी मांगने वाला न बना करके नौकरी देने वाला बनाने के लिए देश में स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी, जिसने जून 2021 में 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दे दी है। अर्थात अब देश में 50,000 से अधिक स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं। आइए इस पर थोड़ा सा विस्तार से जानकारी लेते हैं कि क्या ये योजना है और कैसे ये काम कर रही है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार अर्थात DPIIT ये विभाग है जिसके द्वारा स्टार्टअप पहल के लिए नोडल विभाग के रूप में, नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है। 3 जून 2021 तक DPIIT द्वारा 50,000 स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है और इनमें से लगभग 20,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिनको 1 अप्रैल 2020 को कोरोना के बाद की स्थितियों में जो है मंजूरी दी गई है। स्टार्टअप इंडिया की बात करें
तो 16 जनवरी 2016 अर्थात अब से लगभग 5 वर्ष पूर्व इस योजना को शुरू किया गया था। उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना अर्थात नए नवाचारों को एक बिजनेस के रूप में डेवलप करना और भारत में इनोवेशन और उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना भी सम्मिलित है। आप सभी को पता भी होगा कि भारत लगातार इनोवेशन इंडेक्स और जो प्रतिस्पर्धा इंडेक्स जो है दोनों में ही अपनी स्थिति को सुधार पा रहा है। स्टार्टअप इंडिया योजना के शुभारंभ के साथ ही मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स अब देश के जो 623 जिले हैं उन तक विस्तारित हो चुके हैं। तो लगभग देश के 95% से अधिक जिलों को इसने कवर किया है। प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक स्टार्टअप इस योजना के अंतर्गत मौजूद है। दोस्तों 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसी परियोजना को समर्थन प्रदान करते हुए विशिष्ट स्टार्टअप नीतियों की भी घोषणा की गई है, जिनमें राजस्थान भी सम्मिलित है। इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात 5 ऐसे बड़े राज्य हैं जहां सर्वाधिक मात्रा में स्टार्टअप हैं। चलिए बात करते हैं इन स्टार्टअप्स के फील्ड की कि किन क्षेत्रों में स्टार्टअप्स विकसित हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खाद्य प्रसंस्करण, इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईटी परामर्श और व्यावसायिक सहायता सेवाओं में स्टार्टअप्स का सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ है। 45% स्टार्टअप ऐसे हैं जिनमें एक महिला उद्यमी जो है उसको नेतृत्व प्रदान किया गया है, तो उसके नेतृत्व में वो काम कर रहा है। अब यहां से आईएएस और आरएस में मेंस के लिए बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि भारत में स्टार्टअप क्षेत्र में बढ़ते कदमों पर विचार कीजिए, सरकार द्वारा क्या योजना चलाई जा रही है और वर्तमान में क्या स्थिति है। ये सारा का सारा आपका इन 2 स्लाइड से कवर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम ये भी देख लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या प्रयास सरकार ने किए हैं। 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स स्कीम, एक स्कीम जो है जिसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड ऑफ फंड्स स्कीम चलाई गई है और 945 करोड़ रुपए का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, मतलब जो नए अभी आइडियाज लोगों के दिमाग में है उसको एक कंपनी का रूप देने के लिए, ये सीड फंडिंग करने के लिए स्कीम चलाई गई है। तो ये 2 विशेष स्कीम्स हैं जो कि इस स्टार्टअप इंडिया पहल को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो सबसे बेहतरीन स्टार्टअप्स होते हैं उनको। राज्य रैंकिंग फ्रेमवर्क, ताकि राज्यों के बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़े। वैश्विक वीसी शिखर सम्मेलन और प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जैसे अलग अलग स्तर पर सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि जो लोग अपने आइडियाज को बनाना चाहते हैं कि स्टार्टअप के रूप में, वे यहां पर जुड़े और अपने काम को आगे बढ़ाएं। ये सारा का सारा काम जो है किया जा रहा है स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न हमारा खेलों से जुड़ा हुआ है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन संपन्न हो गया और भारत ने यहां पर कुल 15 पदक जीते, जिनमें से 2 स्वर्ण पदक भी शामिल थे और पिछले वर्ष की तुलना में बेहतरीन प्रदर्शन हमने किया। तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूएई बॉक्सिंग फेडरेशन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया और भारत ने कुल 15 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 5 रजत, 8 कांस्य। 2 जो स्वर्ण जीते हैं उनमें एक पुरुष वर्ग में, संजीत कुमार ने 91 किग्रा वर्ग में और पूजा रानी ने 75 किग्रा महिला वर्ग में। ये 2 स्वर्ण हमारे यहाँ पर जीते गए हैं। इसके अलावा और भी खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक जीते हैं। 2019 की बात करें, बैंकॉक में एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था 2 वर्ष पहले, जहां पर 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य हमने जीते थे, कुल 13 पदक। तो इस बार बेहतर प्रदर्शन रहा। 2019 की बात करें तो उस समय पूजा रानी जो है उन्होंने उस समय भी जीता, इस बार भी जीता, जबकि अमित पंघल जो है उन्होंने पिछली बार स्वर्ण पदक जीता था। महिलाओं की बात करें इस बार तो 15 में से 10 पदक महिलाओं ने प्राप्त किए, जो एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है, दिखाता है कि कैसे महिलाएं खेलकूद के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। भारत, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, फिलीपींस और कजाकिस्तान जैसे मजबूत मुक्केबाजी राष्ट्रों सहित 17 देशों के 150 मुक्केबाजों ने इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ा प्रश्न। नासा द्वारा हाल ही में 2 अंतरिक्ष यानों की घोषणा की गई, दा विंची प्लस और वेरिटॉस। ये 2 मिशन हैं जो भेजे जाएंगे शुक्र ग्रह के लिए। तो क्या क्या इसके प्रावधान है, आइए देख लेते हैं। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा द्वारा हाल ही में घोषणा की कि वो शुक्र ग्रह पर और अधिक एक्सप्लोरेशन करने के लिए 2 ग्रह भेजेगा। तो एक तो उसकी वायुमंडलीय जांच करेगा और दूसरा उसकी भूवैज्ञानिक जो विशेषताएं उनकी जांच करेगा। दोनों के लिए 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग अभी दे दी गई है। ये मिशन 2028 और 2030 में भेजे जाएंगे। इनमें से पहले मिशन का नाम है
डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये पूरा का पूरा नाम है, जिसका मतलब है दा विंची प्लस। ये मिशन शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करेगा और ये देखने का प्रयास करेगा कि आखिर शुक्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है। इसके बाद बारी आती है दूसरे मिशन की, जिसका नाम है वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी यानी वेरिटास मिशन। तो ये काम करेगा पृथ्वी की पूरी जियोग्राफिक फोटो लेने की पूरी तस्वीर लेने का प्रयास करेगा और प्रयास करेगा कि कैसे इसके भूवैज्ञानिक इतिहास को समझा जाए और पृथ्वी से इसका विकास अलग क्यों हुआ है। ये दोनों काम इस दो मिशनों में किए जाएंगे, जिनमें एक दा विंची प्लस है और दूसरा वेरिटास है। दोस्तों, शुक्र ग्रह के लिए अंतिम अंतरिक्ष यान मैगलिन ऑर्बिटर के रूप में था, जिसे साल 1990 में भेजा गया था। तो एक बार फिर नासा जो है लगभग 31 सालों बाद में शुक्र के लिए मिशन भेजेगा। चीन जो है आजकल एक नया त्योहार मना रहा है। दरअसल चीन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश में चलाए जा रहे एक विशेष पर्यटन अभियान को लोकप्रियता दी जा रही है। इसका नाम है रेड टूरिज्म। 2003 में इस रेड टूरिज्म नामक अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे जुड़े विभिन्न स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। चीन में एकमात्र अकेली पार्टी है, क्योंकि चीन में एक पार्टी की ही सरकार है, दूसरा कोई दल वहां पर नहीं है। और इस कम्युनिस्ट पार्टी के उद्भव से जुड़े जो विभिन्न स्थान हैं, जो आधुनिक क्रांति की विरासत है, उन्हीं स्थलों को विजिट करने का काम रेड टूरिज्म के अंतर्गत किया जा रहा है। 2004 में इस परियोजना को शुरू किया गया ताकि सत्तारूढ़ जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके इतिहास वाले क्षेत्रों में, उसके इतिहास वाले स्थलों में पर्यटन को बढ़ावा दे सके। रेड टूरिज्म चीन के जन सामान्य को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा आधुनिक चीन के निर्माण के लिए दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। इस तरह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इतिहास और पर्यटन के माध्यम से खुद की जो पार्टी की विचारधारा है उसको मजबूत करने में भी यहाँ पर लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन एक योजना जो कि हाल ही में शुरू की गई ताकि कोविड-19 के दौरान इसकी वजह से अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, और इसके लिए प्रत्येक बालक हेतु 10 लाख रुपए का फंड पीएम केयर्स में से दिया जाएगा। तो जानते हैं इस योजना में किस तरह से सुरक्षा बालकों को मिलेगी। सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया है। ये केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जिसके माता पिता या कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता जो है वो नहीं है और अब उनका कोई सहारा नहीं है। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए की एक एफडी की जाएगी। ठीक है, इस एफडी में से 18 वर्ष के आयु के बाद 5 वर्ष तक उसे ब्याज मिलता रहेगा और इसके बाद जब वो 23 वर्ष का हो जाएगा तो उसे संपूर्ण राशि यहाँ पर दे दी जाएगी। इसके अलावा मासिक वित्तीय सहायता भी इसमें से मिलेगी, जिसका प्रयोग उस बच्चे की जो शिक्षा है उसके लिए किया जाएगा। राइट टू एजुकेशन के तहत इन बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जो है दाखिला भी मिलेगा और विभिन्न योजनाएं जो अन्य बच्चों के लिए चल रही है उनका लाभ भी दिया जाएगा। इसके अलावा इन सभी बच्चों को प्रधानमंत्री जो आयुष्मान भारत योजना है उस भारत योजना के अंतर्गत भी निःशुल्क पंजीकरण दिया जाएगा और उसका जितना भी जो बीमा की राशि है उसका भुगतान इसी फंड में से किया जाएगा 18 वर्ष तक। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस योजना को लागू करने के लिए और ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया है जिसका नाम है बाल स्वराज। तो ये बाल स्वराज नामक जो पोर्टल है इसके माध्यम से ऐसे बच्चों को जो है चयनित किया जा रहा है। वहां जाकर के ऐसे सभी बच्चों की डिटेल्स डाली जा सकती है ताकि इन बच्चों को इनका उचित हक मिल सके। तो दोस्तों यह है आज का करंट अफेयर्स का अंक, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमने चर्चा की। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।